हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा नेचर है कि वह जो कुछ भी करता है उसको परफेक्टली करना चाहता है, संपूर्णता के साथ करना चाहता है और उसमें न केवल शुद्धता बल्कि उसमें सुंदरता भी वह देखना चाहता है। मनुष्य खुद तो सुंदर दिखना चाहता ही है, वह अपने से जुड़ी हर चीज़ों को भी सुंदर देखना चाहता है। जिस तरह से मनुष्य खुद सुंदर दिखने के लिए तमाम तरह के अच्छे-अच्छे कपड़े, अच्छे-अच्छे गहने या महिलाएं ज़्यादातर पर देखा जाता है कि सुंदर-सुंदर गहना पहनती है ताकि वो सुंदर दिखे, अन्य प्रसाधन का प्रयोग करती है। ठीक उसी तरह से भाषा भी सुंदर दिखने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए मनुष्य फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करता है। फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा भाषा सुंदर हो जाती है और केवल सुंदर ही नहीं होती है बल्कि वो प्रभावी भी हो जाती है, उसमें एक नई जान भी आ जाती है। तो आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम 2-3 सेंटेंस को देखते हैं, इसके बाद आगे वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। द कैमल इज द सीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट का सीप है। अब देखिए, कैमल है, कैमल तो धरती पे चलता है और जो सीप है वो तो पानी में चलती है, जहाज तो पानी में चलती है। लेकिन यहाँ कैमल की तुलना सीप से किया जा रहा है। मतलब जिस तरह से ओशन को, रिवर को क्रॉस करने के लिए सीप का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह से कैमल का प्रयोग किया जाता है डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं। फिर एक दूसरा वाक्य है, सीता सिंग्स लाइक ए कक्कू। सीता इज अ ह्यूमन बीइंग एंड कक्कू इज अ बर्ड। दोनों दो चीज है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सीता कक्कू जैसा, कोयल जैसा गाती है, कोयल जैसा मधुर गाती है। हम लोग केवल यह भी कह सकते थे कि सीता सिंग्स ब्यूटीफुली, लेकिन वो एक सामान्य सेंटेंस हो जाता। लेकिन जब हम कहते हैं कि सीता कोयल जैसा गाती है, सीता बुलबुल जैसा गाती है, तो यह कहने का एक बहुत सुंदर ढंग हो गया और यह जो सेंटेंस है ज़्यादा प्रभावी हो गया। केवल सुंदर ही नहीं हुआ बल्कि प्रभावी भी हो गया, अच्छा भी हो गया। अगर आप किसी के लिए यूज करते हैं तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसी तरह से है, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। मेरा प्रेम कैसा है, लाल गुलाब की तरह। इसके बाद कह रहा है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड इवन ऑन किंग। डेथ जो है, मृत्यु जो है, अपने आइसी हैंड, अपने निष्ठुर हाथ राजा पर भी डाल देती है। अब देखिए, यहाँ डेथ का ऐसे प्रयोग किया जा रहा है जैसे कि वो कोई ह्यूमन बीइंग हो। तो यही सब चीज जो हम देख रहे हैं, जिससे कि भाषा सुंदर हो जा रही है, भाषा जो प्रभावी हो जा रही है, ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। फिगर ऑफ स्पीच एक शब्द हो सकता है या फिर एक फ्रेज हो सकता है। आइए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज ए वर्ड और अ फ्रेज। सबसे पहली बात कि वह या तो एक शब्द होगा या फिर एक शब्द समूह होगा, फ्रेज होगा, दैट इंटेंशनली डेविएट्स फ्रॉम लिटरल स्टेटमेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या कर रहा है, दैट इंटेंशनली, मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज हो जाता है, इंटेंशनली यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, ताकि वो लिटरल स्टेटमेंट से, जो शाब्दिक जो अर्थ है उससे थोड़ा सा वो डेविएट करे, उससे थोड़ा सा पलायन करे, उससे थोड़ा अलग हो जाए, जो कॉमन यूजेज है उससे अलग हो जाए। किस चीज के लिए, ताकि आप इम्फेसाइज कर सके, क्लैरिफाइज कर सके और इम्बेलिसेज कर सके। मतलब कि आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से इम्फेटिकली थोड़ा कह सके और अपनी बात को क्लैरिफाई कर सके, स्पष्ट कर सके। और इम्बेलिसेज, एम्बेलिशमेंट मीन्स होता है सुंदर बना देना, आपकी आप जो बोल रहे हैं उसको सुंदर भी हो जाए। तो
ये क्या कहलाता है? ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। और यह न केवल रिटेन बल्कि स्पोकन लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। मतलब आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, ये चूंकि भाषा के दो ही रूप है ना, लिखित और वाचिक, तो ये दोनों रूपों में यूज किया जाता है फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद कह रहा है कि लैंग्वेज फुल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड अ फिगरेटिव लैंग्वेज। व्हाट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज? अ लैंग्वेज फुल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। वह भाषा जिसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया हो उसको हम लोग फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब सुंदर लैंग्वेज, सुंदर भाषा, साहित्यिक भाषा, है ना। आइए अब वन बाय वन हम फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो है वो रिजेम्बलेंस पर आधारित होते हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन पर आधारित होते हैं। सबसे कॉमन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। सिमिली क्या होता है? और अक्सर सिमिली और मेटाफर एक साथ याद किए जाते हैं। सिमिली और मेटाफर में कुछ समानता है और कुछ असमानता है। समानता क्या है? समानता है कि सिमिली और मेटाफर दोनों में दो चीजों की तुलना की जाती है, और वो दोनों जो दो चीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे थे, सीता सिंग्स लाइक अ कक्कू। सीता कोयल जैसा गाती है। सीता ह्यूमन बींग है, कक्कू इज अ बर्ड। बोथ आर नॉट द सेम। ह्यूमन बींग और कक्कू यानी बर्ड कैसे एक जैसा हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो कह रहा है कि दो भिन्न चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। ये तो समानता हो गई दोनों में, सिमिली और मेटाफर में। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि इन सिमिली वी यूज लाइक एंड एज। लाइक और एज का प्रयोग करते हैं हम सिमिली में। बट इन मेटाफर वी डोंट यूज लाइक, एज और एनीथिंग। अंडरस्टैंड? जैसे सिमिली का एक उदाहरण देखते हैं। मोहन इज लाइक अ लायन। मोहन शेर जैसा है। अब देखिए, मोहन एक आदमी है, शेर एक जानवर है। एक बात ध्यान रखना होगा कि सिमिली और मेटाफर में ऐसा होता है कि वो चीज चाहे कितना ही डिफरेंट क्यों ना हो, वो दो चीज जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो चाहे लाख डिफरेंट हो, आकाश पाताल का डिफरेंस हो, लेकिन कम से कम एक एटलीस्ट वन सिमिलरिटीज जरूर होती है। अब शेर को तो बहुत सारे चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन शेर में एक चीज है, बहादुरी। यहाँ शेर के अंदर जो क्वालिटी है एक, जिसकी तुलना मोहन से हो रही है, या मोहन के अंदर जो है उसकी चर्चा इससे की जा रही है, वो है बहादुरी। मोहन जिस तरह से बहादुर है, किस तरह से बहादुर है? जिस तरह से शेर बहादुर है। तो शेर की बहादुरी और मोहन की बहादुरी यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो और यहाँ एक शब्द लाइक का भी यूज हो गया है। ठीक उसी तरह से सीता इज एज बिजी एज अ बी। अब बी आप लोग जानते हैं, मधुमक्खी दिन भर व्यस्त रहती है, सब है ना। तो व्यस्त रहना, तो यहाँ क्या कह रहा है कि सीता इज एज बिजी एज अ बी। किस तरह से व्यस्त है? जैसे कि कोई मधुमक्खी व्यस्त रहती है। आप देख सकते हैं सीता मनुष्य और बी एक छोटा सा कीट पतंगा, और उससे तुलना हो रही है। और किसके द्वारा हो रही है? एज के द्वारा हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा शिमली। अब मेटाफर में देखते हैं। मेटाफर को कहा जाता है इम्प्लाइड सिमिली। बस अंतर यही रहता है कि उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन रहता है। When two dissimilar things are directly compared without using like and as, it is metaphor. For example, अब जो यहाँ मोहन इज लाइक अ लायन है, कहा जाता है कि प्रत्येक सिमिली को मेटाफर में और प्रत्येक मेटाफर को सिमिली में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ है मोहन इज लाइक अ लायन, लाइक यूज हो गया, ये सिमिली हो गया। और जब हम कहेंगे मोहन इज अ लायन, डायरेक्ट कंपैरिजन between two dissimilar things without using like and as, it is metaphor. तो अगर हम डायरेक्ट कह देंगे कि मोहन इज अ लायन, तो ये क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद है, अब देखिए यहाँ विलियम शेक्सपियर की एक कविता का टाइटल है यहाँ, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज यानी
समूचा विश्व जो है एक रंगमंच है। अब विश्व की तुलना किससे हो रही है? विश्व अलग है और स्टेज यानी जो जहाँ नाटक खेला जाता है वो अलग चीज है, लेकिन विश्व की तुलना किससे की जा रही है? एक नाटक खेले जाने वाले स्टेज से तुलना की जा रही है। तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है? सपना है। या लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन बेड ऑफ रोजेज नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो चीजों के बीच में तुलना हो रही है और बिना लाइक और एज की हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये मेटाफर हो गया। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये जो क्या कह रहे हैं, डिसिमिलर जो थिंग्स है इसका होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि राम इज क्या कहते हैं, या यहाँ इसको देखते हैं, सीता सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, सीता सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, तो यहाँ ये सिमिली नहीं होगा। या सीता इज अ लता मंगेशकर, तो वहां मेटाफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीता इज अ ह्यूमन बींग, लता मंगेशकर इज अ ह्यूमन बींग, देयर इज नो टू डिसिमिलर थिंग्स। तो यहाँ इस तरह का कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई ह्यूमन चीज नहीं है, और उसको हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, उसमें हम वो क्वालिटी एट्रीब्यूट कर दे रहे हैं जो कि मानव का गुण हो। तो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, उसमें हम ऐसा क्वालिटी एट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ऐसा क्वालिटी उसमें भर दे रहे हैं जो कि ह्यूमन क्वालिटी है, तो वहां वो पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड इवन ऑन किंग्स, मृत्यु अपना जो ठंडा हाथ है, जो निष्ठुर हाथ है, वो राजाओं पर भी डाल देती है। अब यहाँ मृत्यु तो कोई आदमी है नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे चर्चा किया जा रहा है जैसे कि आदमी हो कोई। फिर आगे देखते हैं, आप लोगों को याद होगा विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है एज यू लाइक इट। उसमें वो जो राजा है जिसको खदेड़ दिया जाता है, जंगल में चला जाता है, और वहां वो क्या कह रहा है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, है ना, वो गाता है ना। कह रहा है पछुआ पौन से, ठंडा का समय है, कह रहा है कि ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ए जाड़े की हवा तुम बहो बहो, तुम उतनी अनकाइंड नहीं हो, तुम उतने निष्ठुर नहीं हो, तुम उतने निर्दयी नहीं हो। अब लग रहा है जैसे कि वो पात्र जो है एज यू लाइक इट का जो पात्र है, जो कि राजा हुआ करता था, वो लग रहा है जैसे कि विंटर विंड से, जाड़े की हवा से बात कर रहा है। कह रहा है कि बहो बहो है जाड़े की हवा तुम बहो। या फिर आगे देखते हैं रॉबर्ट हेरी को। रॉबर्ट हेरी की एक बहुत फेमस कविता है डैफोडिल्स। ऐसे डैफोडिल्स नाम की कविता एक विलियम वर्ड्सवर्थ की भी है, लेकिन यहाँ मैं जो चर्चा किया हूँ रॉबर्ट हेरी की कविता है, जिसमें वो कवि कहता है, फेयर डैफोडिल्स आई वीप टू सी यू हैस्ट अवे सो सून, स्टे स्टे द until the hasting sun has not attained his noon, है ना। जिसमें कह रहा है, किससे कह रहा है? डैफोडिल से कह रहा है कि ए डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होता है? एक फ्लावर होता है, फूल होता है ना। तो कह रहा है फूल से, डैफोडिल से कि डैफोडिल्स, ए सुंदर डैफोडिल्स, मैं तुमको देख करके रोने लगता हूँ। आई वीप टू सी यू हैस्ट अवे सो सून, मैं तुमको देख करके रोने लगता हूँ क्योंकि तुम बहुत जल्द ही प्रस्थान करने लगते हो। और डैफोडिल से आगे कभी क्या कहता है? स्टे स्टे अंटिल द हैस्टिंग सन हैज नॉट अटेंड हिज नून, है ना, ठहरने को कहता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? यहाँ कहेंगे कि डैफोडिल्स है, यहाँ विंटर विंड है, या फिर डेथ जो है, इनका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एलिट्रेशन को। एलिट्रेशन में क्या होता है कि शुरुआती जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो रिपीट करते हैं। जैसे हिंदी में अगर कहें तो हम कह सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। तो आप देख रहे हैं रघुपति र, राघव र, राजा र, राम र, यहाँ जो र साउंड है रिपीट हो रहा है। ठीक उसी तरह से
यहाँ हम देख सकते हैं फुल फैदम फाइ दाई फादर लाई। तो फुल फ, फैदम फ, फाइव फ। आप देख रहे हैं कि फ साउंड जो है रिपीट हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर शुरुआती कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है तो कहते हैं कि वो एलिट्रेशन है। लेकिन अगर वो वावेल साउंड रिपीट हो जाए तो वो एलिट्रेशन नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, तब वो एसोनेंस हो जाएगा। आप लोगों को ये ध्यान देना है, रिपीटिशन पर आधारित फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, जिसमें से 1 2 3 4 4 यहाँ मैं लिखा हूं, और सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, एलिट्रेशन, वावेल साउंड रिपीट हो, एसोनेंस, जैसे हाउ नाउ ब्राउन काउ। अब देख रहे हैं ना, हाउ नाउ, जैसे हाउ में वावेल साउंड आ रहा है उसी तरह से नाउ में आ रहा है। ब्राउन आउ आ रहा है, काउ यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेम वावेल साउंड रिपीट कर रहा है। हाउ नाउ ब्राउन काउ, तो आउ आउ जैसा साउंड हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एसोनेंस होगा। एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल वावेल साउंड्स। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एनाफोरा को। एनाफोरा ये भी रिपीटिशन से ही आधारित है। जैसे एनोफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज। इसमें क्या होता है, वर्ड रिपीट करता है, फ्रेज रिपीट करता है एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और वर्सेज। जो आगे क्लॉज आते हैं उसमें वो क्या करता है, शुरू में ही वो रिपीट करता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम, ऑन द रॉन्ग डे। अब देखिए यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, रॉन्ग शब्द रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा एनाफोरा कहा जाएगा, शब्द रिपीट हो रहा है। इसके बाद है एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि वो वर्ड ही रिपीट हो, फ्रेज भी रिपीट हो सकता है ना, या फिर वो पूरा का पूरा सेंटेंस भी रिपीट हो सकता है। जैसे कि एक हम लोग ऐतिहासिक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, वो है स्पीच जिसको आई हैव अ ड्रीम के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल डैश डैश डैश। या फिर चालू होता है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप डैश डैश। फिर आगे देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, आई हैव अ ड्रीम रिपीट हो रहा है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। तो ये भी किस चीज का उदाहरण हो गया, ये उदाहरण हो गया एनाफोरा का। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एंटना क्लैसिस। यह ऐसा है जो कि बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज एंटना क्लैसिस, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। और इसमें क्या होता है, इन विच ए वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड। अब आप यहाँ देखने का यह प्रयास कीजिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनाफोरा एंड एंटना क्लैसिस, क्योंकि एनाफोरा में भी वर्ड या फ्रेज रिपीट हो रहा है, एंटना क्लैसिस में भी वर्ड या फ्रेज रिपीट हो रहा है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज दैट इन एंटना क्लैसिस द रिपीटेड वर्ड और फ्रेज हैज डिफरेंट मीनिंग ईच टाइम। जितनी बार आता है उतना बार वो अलग अर्थ देता है, जबकि एनाफोरा में वो सेम अर्थ दे रहा है। जो अर्थ यहाँ रॉन्ग का यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सबका एक ही अर्थ है। यहाँ आई हैव अ ड्रीम, आई हैव ड्रीम, एक ही बात हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, एंटना क्लैसिस में क्या होता है कि वह शब्द अलग अलग अर्थ देता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ये बहुत फेमस है स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर, वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर, और assuredly we shall all hang separately। अब देखिए यहाँ एक ही शब्द दो बार आया है, एक यहाँ आया है हैंग और एक यहाँ हैंग आया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यह दोनों हैंग, दोनों दो अर्थ दे रहा है। कह रहा है कि वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर, हम लोगों को एक साथ मिल करके रहना चाहिए, एक साथ इकट्ठा रहना चाहिए। हैंग टुगेदर का अर्थ है कि यूनाइटेड रहना चाहिए। और यहाँ
करा है कि नहीं, तो क्या होगा? निश्चित रूप से जानिए कि वी शैल ऑल हैंग सेपरेटली। अगर हम लोग सब मिल करके हैंग टुगेदर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वी शैल ऑल हैंग सेपरेटली। यहाँ हैंग का अर्थ है फांसी पर चढ़ा दिया जाना, या हम लोग सब मिल करके एक साथ रहे, एकजुट रहे, या फिर हम लोग को अलग अलग फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हैंग का अर्थ है एक साथ मिलकर के यूनाइटेड रहना, और यहाँ हैंग का अर्थ है फांसी पर चढ़ा दिया जाना। तो ये किस चीज का उदाहरण हो गया? एंटेना क्लैसिस का उदाहरण हो गया। ठीक है। और एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि एंटेना क्लैसिस का जो प्रयोग है आज के समय में, खासतौर पर जो एडवर्टीजमेंट वाली कंपनियां हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाली है, वो खूब प्रयोग करती हैं। हिंदी में एक ऐड आता था, क्या पता अब आता है कि नहीं, नमक हो ताजा का, ताजा नमक। अब यहाँ देखिए हिंदी में भी देख सकते हैं, नमक हो ताजा का, ताजा नमक। यहाँ 2 बार आया है ताजा, लेकिन क्या दोनों बार ताजा का एक ही अर्थ है? नहीं। नमक हो ताजा का मतलब यहाँ ताजा कंपनी का बोध करा रहा है, और दूसरी बार जब ताजा नमक आ रहा है वहां ताजा का अर्थ है फ्रेश। ठीक है। इसके बाद देखते हैं और आगे। पर्सोनिफिकेशन से ही एक मिलता जुलता फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग एपॉस्ट्रोफी के नाम से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर भी है। एपॉस्ट्रोफी इज डायरेक्टली एड्रेसिंग अ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन। इसमें क्या होता है कि वो पर्सन, ध्यान दीजिएगा, पर्सोनिफिकेशन में क्या था कि वो नॉन लिविंग थिंग होता था जिसको हम लोग मानव जैसा क्वालिटी एट्रीब्यूट करते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि वो पर्सन भी हो सकता है, वो आदमी भी हो सकता है, लेकिन खासियत क्या होनी चाहिए कि वो नॉन एग्जिस्टेंट हो, मतलब अब वो इस दुनिया में न रहा हो या अनुपस्थित हो। नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, या फिर जैसे पर्सोनिफिकेशन में होता था इनएनिमेट थिंग, उस तरह से यहाँ भी इनएनिमेट है। और इसमें क्या होता है? संबोधित करके कुछ कहा जाता है, जैसे ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ऐ मृत्यु तुम्हारे डंक कहाँ है। या फिर ओ लिबर्टी, ओ स्वतंत्रता, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कॉमिटेड इन दाई नेम, तुम्हारे नाम पर ऐ स्वतंत्रता, तुम्हारे नाम पर कौन कौन सा क्राइम नहीं किया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट किसी से संबोधित करके कोई बात कही जा रही है, तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली में क्या होता है? हाइपर तो जानते हैं, हाइपर माने बहुत ज्यादा। हाइपर, इसमें किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके एग्जेगरेटेड करके बोला जाता है, और वो एग्जेगरेशन जो होता है वो डेलिबरेट होता है, मिस्टेक से नहीं हो जाता है, अनजाने में नहीं हो जाता है, वो डेलिबरेट एग्जेगरेशन होता है। और वो क्यों होता है डेलिबरेट एग्जेगरेशन? क्या चीज ऐड करने के लिए? इम्फेसिस। इम्फेसिस माने जोर, या फिर यह बताने के लिए, क्या बताने के लिए? अर्जेंसी बताने के लिए कि वो कोई काम बहुत जरूरी है, या फिर एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, या फिर कॉमिक इफेक्ट पैदा करने के लिए भी हाइपरबोली का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लो कि आप घर पर आए, माँ से खाना मांग रहे हैं, माँ कह रही कि थोड़ा तो वेट करो, थोड़ा तो वेट करो, और आप कह रहे हो इफ आई डोंट ईट नाउ, अगर मैं अभी नहीं खाया तो क्या हो जाऊंगा? आई विल डाई ऑफ हंगर, मैं भूखे मर जाऊंगा। मतलब आप अर्जेंसी को बता रहे हैं कि मतलब मुझे बहुत भूख लगी है, अपनी बात पर थोड़ा सा जोर देने के लिए, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं डैफोडिल्स, एक और कविता है, कुछ देर पहले जो मैं चर्चा किया था वो डैफोडिल्स जो कविता थी वो रॉबर्ट हैरी के द्वारा लिखी गई थी। और यहाँ जो 10,000 ई वाली जो मैं बात कर रहा हूँ डैफोडिल्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। 10,000, कवि कहता है कि वो घूमने निकला था, देख रहा है, कविता चालू भी होती है, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, है ना। वांडर कर रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था, अचानक डैफोडिल्स दिखाई पड़ता है। कभी कहता है कि 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस,
एट ए ग्लैंस में कितना डैफोडिल्स देख लिया, 10,000 देख लिया। तो ऐसा थोड़े कि कभी जाकर के गिना था कि हाँ 1 2 3 10,000 हो गया। नहीं, कहने का मतलब है कि वह बहुत डैफोडिल्स देख लिया। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी हाइपरबली है। इसके बाद देखिए एक मैकबेथ का लाइन है, मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, जहाँ की वो डंकन का मर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद वो मैकबेथ की जो पत्नी है पागल हो जाती है, स्लीप वॉकिंग सीन देखने को मिलता है। कहती है कि हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड, कि यहाँ अभी भी खून के स्मेल आ रहे हैं, यहाँ खून खून का स्मेल आ रहा है, और पूरा अरेबिया का जो पूरा अरब का जो परफ्यूम है वो भी मेरे इस लिटिल हैंड को, मतलब लिटिल हैंड से जो बदबू आ रही है उसको वो ठीक नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, सोचिए तो ये क्या है, हाइपरबली है। फिर यहाँ देखिए विलियम शेक्सपियर का ही एक नाटक है हैमलेट, उससे यहाँ लिया गया है लवेड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स, कितने भाई। अब देखिए किसी का भाई 40,000 हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। लेकिन हैमलेट क्या कहता है अपनी प्रेमिका ओफेलिया से, कहता है कि देखो ओफेलिया, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं इतना तुमसे प्यार करता हूँ कि तुम्हारे 1 2 4 5 10 20 भाई नहीं, बल्कि 40,000 भाई भी तुम्हारा अगर हो, और उन सब का सभी प्रेम को, भाई प्रेम करते हैं ना, तो उनके प्रेम को समेकित कर लो, एक साथ इकट्ठा कर लो, तो कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी लव मेक अप द सम, हम जितना तुमसे प्रेम करते हैं उसकी बराबरी वो नहीं कर सकते हैं। 40,000 भाइयों का जो प्रेम है वो मेरे अकेला प्रेम पर भारी पड़ जाएगा। ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म को हम कहेंगे कि कोई बुरी बात को, कोई अशुभ बात को, या फिर कोई ऐसी बात जो कि अगर सीधे बोल दिया जाए तो आदमी को अच्छा नहीं लगेगा, तो उस बात को थोड़ा सा घुमा फिरा करके एक ऐसे ढंग से बोला जाए कि आदमी बात समझ भी जाए और उसको बुरा भी ना लगे, तो वो क्या कहा जाता है, उसको फिगर ऑफ स्पीच में यूफेमिज्म कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी गुजर गया, कोई मर गया, राम डाइड यस्टरडे, तो आप ये भी कह सकते हो कि राम कल मर गया, लेकिन ये थोड़ा सा उतना बढ़िया बात नहीं लगती है, तो हम कहते हैं कि राम कल गुजर गया, मर गया नहीं कहते हैं, राम कल गुजर गया। या फिर हम कहते हैं कि राम कल अंतिम सांस ले ली, तो अंतिम सांस ले लेना, टू ब्रीथ हिज लास्ट, या पास अवे, ये सब जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, यूफेमिज्म का उदाहरण है। और इससे सिंपैथी का भी भाव झलक सकता है, या फिर आप सिविलिटी, माने आप एक अच्छे इंसान हैं, बढ़िया आदमी हैं, ये भी दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, आप मुझे फेरी टेल सुना रहे हैं। मतलब वो सीधे ये नहीं कह रहा है कि देखो जी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, वो ये भी कह सकता है ना कि चुप रहो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो क्या कह रहा है, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, तुम मुझे फेरी टेल सुना रहे हो। मतलब वो सीधे न कह करके अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इसके बाद है लिटोटिस। ये क्या होता है, लिटोटिस क्या होता है, ये डबल निगेटिव का प्रयोग किया जाता है वन पॉजिटिव बनाने के लिए, वन अफर्मेटिव बनाने के लिए। अंग्रेजी में आप लोग ध्यान दिए होंगे, डबल निगेटिव मेक वन अफर्मेटिव, तो यहाँ डबल निगेटिव के द्वारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को बताने के लिए यूज किया जाता है, और इससे क्या हो जाता है, वाक्य प्रभावी हो जाता है। जैसे जब हम कहते हैं यू आर नॉट माई एनिमी, ये भी आप कह सकते थे कि यू आर माई फ्रेंड, लेकिन जब आप कह रहे हो कि यू आर नॉट माई एनिमी, मतलब इस बात पर जोर दे रहे हो। या फिर कह रहे हो कि राम इज नो फुल, राम मूर्ख नहीं है कि तुम उससे इस तरह से बात कर रहे हो। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि राम इज क्लेवर, राम क्लेवर है। या फिर आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, अब देखिए आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड है ना, मतलब इसका अर्थ क्या है,
कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, आई एम ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो ये सब लिटोटिस का उदाहरण है। इसके बाद और इपिग्राम। इपिग्राम जो होता है एक क्लेवर एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है। क्लेवर मीन्स बहुत ही विटी टाइप का कहिए, चतुराई उसमें रहता है, और वो मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है कि अगर आप किसी से कहे तो वो उसको ध्यान से सुनेगा, उसको लगेगा कि अरे वाह गजब का, क्या खूब कहा आपने, है ना। वो थोड़ा सा व्यक्ति जिससे आप कहिएगा वो सरप्राइज्ड भी हो सकता है ना, मतलब आश्चर्य में भी हो सकता है, उसका अटेंशन आपके तरफ भी आ सकता है, उसका ध्यान भी आप आकर्षित कर सकते हैं। जैसे ये सब कविता से ही लिया गया है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। अब देखिए चाइल्ड है, कह रहे कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, बच्चा जो होता है मैन का भी वो बाप होता है ना। तो ऐसे शुरू में देखने पर लगेगा कि अरे क्या कह दिया, लेकिन वो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अलेक्जेंडर पोप अपनी रचना में लिखते हैं, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। मतलब फूल्स अर्थात मूर्ख, मूर्ख कहाँ रसीन हो जाते हैं, कहाँ दौड़ पड़ते हैं, मूर्ख वहां दौड़ पड़ते हैं जहां देवदूत कदम रखने से भी डरते हैं। फियर टू ट्रेड, जहां की कदम रखने से भी देवदूत डरते हैं, वहां मूर्ख दौड़ पड़ते हैं। रस इन माने तेजी से दौड़ पड़ना, है ना। तो इस तरह का क्या है, ये सब क्लेवर एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट है जो कि किसी का ध्यान आकर्षित कर सकता है ना। तो ये सब होता है एपिग्राम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, दो अपोजिट चीज को एक साथ रखा जाता है। किस चीज के लिए, टू हाईलाइट देयर कॉन्ट्रास्ट। दोनों के बीच जो कॉन्ट्रास्ट है, उस कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में रखते हैं। और एंटीथेसिस क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है। जैसे यहाँ उदाहरण के द्वारा क्लियर करेंगे, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच, स्पीच माने बात करना, वो चांदी जैसा है, और साइलेंस यानी चुप रहना सोने जैसा है। अब देखिए यहाँ किस चीज को हाईलाइट करना चाहता है, यहाँ वो साइलेंस को हाईलाइट करना चाहता है। और साइलेंस का उल्टा क्या होता है, स्पीच, यानी चुप रहने का उल्टा क्या होगा, बात करना। तो चुप रहना ज्यादा अच्छा है, इस चीज को हाईलाइट करने के लिए, इसके महत्व को बताने के लिए वो क्या करता है, बात करने को भी यहाँ साथ में रखता है, दोनों अपोजिट को साथ में रखता है। और देखिए कह रहा है कि स्पीच इज सिल्वर, बात करना चांदी जैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइलेंस जो है वो गोल्डन जैसा है, सोने जैसा है। मतलब चांदी से तो सोना ज्यादा कीमती माना जाता है, ज्यादा महंगा होता है। तो साइलेंस को कह रहा है कि वो गोल्डन है। इसके बाद देखते हैं, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अब देखिए गलती करना टू अर्न हो गया, और उसका उल्टा क्या होगा, माफ करना, टू फॉरगिव। अब दोनों को एक साथ रख रहा है, दोनों निगेटिव है। अर्न और फॉरगिव दोनों तो बिल्कुल निगेटिव है, दोनों को एक साथ रख रहा है। लेकिन किस लिए एक साथ रख रहा है, कि फॉरगिव को हम ज्यादा महत्वपूर्ण बताएं, फॉरगिव पर ज्यादा प्रकाश डालें, हाईलाइट करें उसके इंपॉर्टेंस को। तो कह रहा है टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। डिवाइन गलती करना मानव का स्वभाव है, और माफ कर देना ईश्वर का स्वभाव है, यानी वो ईश्वरत्व जैसा है। इसके बाद मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आप देख रहे हो, मैन गॉड। इसके बाद है आप, ये द टेल ऑफ टू सिटीज का ये पहला ही लाइन है, डिकेंस की जो रचना है, जो क्या कहते हैं, बहुत फेमस रचना है। उसका फर्स्ट लाइन ही है, स्टार्टिंग लाइन ही है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ कह रहा है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, और दूसरे तरफ कह रहा है कि इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया, दो अपोजिट चीज को ये कर रहा है। इसके बाद एक और है,
फॉक्स हु हैव नो वाइसेज हैव वेरी फ्यू वर्चूज। शायद अब्राहम लिंकन का या किसका ये स्टेटमेंट है, जो कि कहे हैं कि फॉक्स हु हैव नो वाइसेज, वह मनुष्य जिसमें कोई कमी न हो, हैव वेरी फ्यू वर्चूज, उसमें कोई भी अच्छाई हो नहीं सकती है। क्या कहते हैं कि वह मनुष्य जिसमें कोई कमी न हो, तो समझिए कि उसमें कोई अच्छाई हो नहीं सकती है ना। यह स्टेटमेंट है, अभी तो मैं भूल रहा हूँ शायद अब्राहम लिंकन का है या किसका है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आयरनी को। आयरनी जो होता है, जिसको हम लोग कहेंगे कि विडंबना, और यह तीन तरह का होता है, एक वर्बल होता है, एक ड्रामेटिक होता है, एक सिचुएशनल होता है। आयरोनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द अपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। आयरनी में क्या होता है कि आप जो कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, उसका ठीक उल्टा अर्थ वो हो रहा है। जैसे कि कोई पढ़ने में या पढ़ना का छोड़िए ना, अगर हम कहें कोई बहुत बेईमान आदमी है और उसको हम कहेंगे कि अरे वाह, आपके जैसा कोई महाराज ईमानदार है इस धरती पे, ये क्या हो गया, ये आयरनी हो गया। आप बोल रहे हैं ईमानदार, लेकिन उसका आप कहना क्या चाहते हैं, बेईमान कहना चाहते हैं, है ना। और ये कई तरह का होता है, वर्बल, ड्रामेटिक, सिचुएशनल। सिचुएशनल यानी कि परिस्थिति से संबंधित। आपको याद होगी कॉलरिज की एक कविता है द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर, जिसमें क्या होता है कि उस जमाने में तो मोटराइज्ड बोट होती नहीं थी, 19th सेंचुरी के पहले की बात है। उसमें क्या होता है कि हवा रुक जाती है, नाव जो है जहां का तहां समुद्र में रुक जाता है और कई दिन तक रुक जाता है। वो जो नाव है रुक जाती है, लोग उसमें जो है वो प्यास के मारे, पानी सब खत्म हो जाता है, पानी के मारे छटपटा रहे हैं, प्यास से छटपटा रहे हैं। और उसका एक कैरेक्टर कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। तो समुद्र में ही है और प्यास में कैसे, कोई कभी कहा है, हिंदी का कभी कहा है कि जल बिच मीन प्यासी, है ना, जल बिच मीन प्यासी, जल के बीच में ही मछली है और वो प्यासी है। यहाँ वो कभी कह रहा है, कॉलरिज कह रहे हैं, उनका जो कैरेक्टर है वो कह रहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी ही पानी है, समुद्र तो पानी, लेकिन एक बूंद भी पानी पीने वाला नहीं। समुद्र का तो पानी आप पी नहीं सकते हैं ना। या फिर एक और आयरनी, सिचुएशनल आयरनी है। वो एक कहानी है द गिफ्ट ऑफ मैजाई, द गिफ्ट ऑफ मैजाई। इसमें क्या होता है कि बड़ा दिन का उत्सव है, क्रिसमस वाला टाइम है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, डेला और जिम जिसका नाम है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे को क्या देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं। डेला के बहुत सुंदर हेयर रहता है, जिम के पास एक बहुत सुंदर घड़ी रहती है। थोड़ा गरीब टाइप के लोग रहते हैं, उतना पैसा नहीं रहता है। तो पत्नी सोचती है कि अपने हस्बैंड के लिए मैं एक अच्छा, उनके घड़ी के लिए एक अच्छा चेन खरीदूं। और वो जाती है, उसके पास जो बहुत सुंदर बाल रहते हैं लंबे लंबे, उसको बेच देती है और एक सुंदर, और कोई किसी से बात शेयर नहीं करता है, अपना बात नहीं बताता है कि व्हाट इज द प्लानिंग। और हस्बैंड क्या करता है, उसके लंबे अच्छे बाल के लिए वो जाकर के कुछ कान में लगाने वाला चीज ला देता है। अब देखिए यहाँ किस तरह की आयरोनी है, सिचुएशनल। जब लोग लाकर एक दूसरे के पास मिलते हैं तो देखते हैं कि अरे उसके पास बाल नहीं है और इसके पास घड़ी नहीं है, यानी दोनों का गिफ्ट यूजलेस हो जाता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सरकैज्म। सरकैज्म जो होता है बीटर कटिंग और मॉकिंग टॉन्ट होता है, टॉन्ट ताना देना, है ना। बीटर होता है कड़वा बहुत, सरकैज्म जो होता है, अब किसी को कहते हो अरे हाँ हाँ जानते हैं तुम बहुत, हरिश्चंद्र के बाद तुम ही ना दूसरा पैदा हुए हो, अब हरिश्चंद्र के तुम नाती बने हुए हो। मतलब हरिश्चंद्र किस लिए जाने जाते हैं, सत्य बोलने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक तरह से सरकैज्म हो जाता है। और आज के समय में पॉलिटिक्स में तो सरकैज्म क्या हो गया है,
किसी को पप्पू, किसी को पलटू चाचा। तो ये सब क्या है, वो भी एक तरह का सरकाज़्म का ही उदाहरण हम मान सकते हैं। आगे हम देखते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि ऊपर-ऊपर से अगर देखा जाए तो लगता है कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन इंटरनली उसमें रिलेशन रहता है, सच्चाई रहती है। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। लगता है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट कर रहे हैं, बट कॉन्टेन सम ट्रूथ, थीम और ह्यूमर। लेकिन उसमें कुछ सच्चाई होती है, कुछ बात होती है। जैसे अगर हम कहें दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, हम कह रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग। अब देखिए, एंड और बिगिनिंग दोनों दो चीज है और दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? लेकिन कह रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। यह कोई बच्चा है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं लिख रहा है, या कोई नहीं इस तरह का, तो हम कहते हैं कि देखो जी, अब तुम्हारे बर्बादी का शुरुआत हो गया, तुम्हारे समाप्ति का शुरुआत हो गया। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ठीक है। हैमलेट कहता है, विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है हैमलेट। हैमलेट क्या कहता है? आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, आई मस्ट बी क्रूएल। अब देखिए, कोई क्रूएल कैसे काइंड हो सकता है? लेकिन ये कह रहा है कि आई मस्ट बी, हैमलेट कहता है आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, काइंड होने के लिए मुझे क्रूएल बनना पड़ेगा, है ना? तो ये रहा पैराडॉक्स। इसके बाद और आगे हम देखते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए उसका नाम ना लेकर के उससे रिलेटेड, उससे बहुत करीब का जो चीज है उसको हम यूज करते हैं, तो वहां हम मेटोनिमी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किंग या क्वीन न कह करके हम क्राउन कहते हैं। तो जब हम किंग एंड क्वीन ना कह करके क्राउन कहते हैं, तो क्राउन क्या हो गया? एक तरह का मेटोनिमी हो गया। या फिर हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो हम कहते हैं कि 3 बेंच या 5 जजेस का जो बेंच है, तो वहाँ जज ना कह करके हम लोग कहते हैं कि बेंच ने यह बेंच ऐसा ऑर्डर दे दिया है, वह बेंच ऐसा ऑर्डर दे दिया है। तो वहाँ जज ना कह करके या जज का समूह न कह करके हम लोग क्या कह देते हैं? बेंच का प्रयोग कर देते हैं। तो ये भी एक मेटोनिमी का प्रयोग हुआ। या फिर सफलता ना कह करके हम कहते हैं कि यू हैव विन लॉरेल्स, यू हैव सेवरल लॉरेल्स, मतलब आपके पास बहुत सारी सफलता है, बहुत बार सफल हुए हैं। तो सफल या सफलता ना कह करके हम लॉरेल्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो हम मेटोनिमी का प्रयोग करते हैं, है ना? हम कहते हैं कि व्हाइट हाउस से ऐसा आदेश आया है, व्हाइट हाउस से ऐसा स्टेटमेंट आया है। तो व्हाइट हाउस जो अमेरिका की संसद है, वैसा ना कह करके हम सीधे व्हाइट हाउस कहते हैं। तो वो भी मेटोनिमी का। या फिर ऐसा भी हो सकता है द केटल बॉयल्स। अब केतली तो नहीं उबलता है, उबलता तो है उसमें जो चाय है या पानी जो भी रखे हैं वो उबलेगा, लेकिन हम कहते हैं द केटल बॉयल्स। तो यहाँ भी मेटोनिमी है। या फिर हम कहते हैं द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। तो यहाँ पेन और जो सोर्ड है, आप देख सकते हैं, पेन किसी और चीज का प्रतीक है, इंटेलिजेंस का, माइट, और सोर्ड किस चीज का प्रतीक है? वो बल का, ताकत का। तो यहाँ भी मेटोनिमी है। ठीक है। और मेटोनिमी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड मेटोनिमिया से आया है, जिसका अर्थ होता है चेंज ऑफ नेम, अर्थात मिसनोमर। वो उसका नाम बदल करके हम लोग कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, तो मेटोनिमी होता है। इसके बाद है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया में क्या होता है कि जो वस्तु का साउंड है, उस साउंड ही उसके मीनिंग को बता देता है। जैसे अब जैसे मक्खी है, तो मक्खी कैसा साउंड करती है? ये जो बज, तो ये जो जज करती है, तो मक्खी का जो इस तरह का भन भनाने वाला जो साउंड है, बज होता है। हिसिंग साउंड है, या फिर क्रंचिंग है, गर्गलिंग है, प्लंकिंग है, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर है। तो ओनोमोटोपिया में क्या होता है कि वर्ड्स जो है वो साउंड सजेस्ट द सेंस, उसका साउंड ही, जैसे कि स्पीकर है, बूम बूम,
करता है, जैसे कि जो बेस वाला होता है ना स्पीकर, तो बूम बूम करता है, वो क्या है, वो सब ओनोमोटोपिया का उदाहरण है। इसके बाद है पन। पन क्या होता है, शब्दों का खेल है। वो थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा और क्या करने के लिए, पन इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले दैट पर्पसली सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसका दो अर्थ रहेगा, और दोनों अलग अलग जो अर्थ है वो थोड़ा सा क्या करता है, कुतूहल पैदा करता है, थोड़ा मजा ला देता है। जैसे अगर हम कहते हैं इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने लायक है, इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने लायक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर, वह तो लिवर पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पन कहाँ है, यहाँ पन जो है लिवर में है। लिवर का दो अर्थ हो सकता है, एक LIVE, लाइव, लाइव मीन्स रहना होता है ना, जीना होता है ना, तो लिवर मतलब जो जीने वाला है, जीवन कह रहा है कि क्या जीवन जीने लायक है, तो कह रहा है कि तो भाई लिवर पर डिपेंड करता है, जो जीने वाला है, जो मनुष्य है, तो मनुष्य पर डिपेंड करता है कि जीवन जीने लायक है कि नहीं। और इस लिवर का एक दूसरा भी अर्थ होता है जो कि ह्यूमन ऑर्गन होता है, हमारे शरीर के अंदर जो लिवर है वो है, तो वो भी तो प्रभाव डालता है। कह रहे हैं कि वह लिवर पर डिपेंड करता है, अगर हमारा लिवर डैमेज हो जाए तो हम कैसे बढ़िया से जी पाएंगे, नहीं ना जी पाएंगे। तो देखिए पन जो होता है वो द्विअर्थी होता है। अब देखिए यहाँ पन कहाँ है, लिवर शब्द में पन है। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अक्सर कंपटीशन वगैरह में भी पूछता है, रेन एंड मार्टिन का ये उदाहरण है। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन, एम्बेसडर जिसको हम लोग राजदूत भी बोलते हैं, है ना, तो करे कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन। एम्बेसडर कैसा होता है, एक ऐसा ईमानदार आदमी होता है, हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के भलाई के लिए। एम्बेसडर एक ईमानदार आदमी होता है जो कि देश के बाहर अपने देश के लिए क्या करता है, लाइज करता है। अब देखिए अब लाइज का अर्थ क्या है, लाइज, यहाँ लाइज में ही पन है, लाइज ही द्विअर्थी है ना। और इसका अर्थ एक होता है लाई पड़ा होना, और एक होता है लाई माने झूठ, है ना। एक ले मीन्स वहां पड़ा होना, वहां स्थित होना, विदेश में रहना, और एक होता है लाइज माने झूठ बोलना। यानी इसका दो अर्थ हो गया कि एम्बेसडर एक ऐसा ईमानदार आदमी होता है जो कि देश से बाहर अपने देश के भलाई के लिए झूठ बोलता है या फिर वहां रहता है। तो यहाँ इसका दोनों अर्थ है, और दोनों काम तो सच्चाई में करना ही पड़ता है, तो यहाँ लाइज शब्द में पन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेशन को। देखिए इंटेरोगेशन जो होता है, एक तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस तब यूज करते हैं जब हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे वेयर आर यू गोइंग मोहन, व्हाट आर यू डूइंग सोहन। लेकिन इंटरोगेशन एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में भी काम करता है, और जब फिगर ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है इंटरोगेशन, तो वहां जो आप प्रश्न पूछते हैं वो आंसर के लिए नहीं पूछते हैं, आपको आंसर चाहिए है इसलिए नहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, बल्कि अपनी बात को और प्रभावी ढंग से बताने के लिए, कहने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस वहां यूज करते हैं। जैसे कैन ए मैन लिव फॉर एवर, क्या मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। आप पूछ नहीं रहे हैं कि बताओ कि हाँ जी जिंदा रह सकते हैं, नहीं जिंदा रह सकता है, बल्कि आप यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता है। या फिर यहाँ देखिए एक और है, कैन ए लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट, क्या लेपर्ड अपने स्पॉट्स को चेंज कर सकता है। यहाँ देखिए हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, कह रहे कि यहाँ वह कौन सा वाइल्ड पर्सन है, बुरा आदमी है, खराब आदमी है, दुष्ट आदमी है जो कि अपने देश से प्रेम नहीं करेगा। तो क्या आप पूछ रहे हैं कि बताओ कि कौन कौन आदमी हो जी ऐसा जो कि अपने देश से प्रेम नहीं करते हो, नहीं, आप यह कहना चाहते हैं, आप इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हर कोई देश से, अपने देश से प्रेम करता है। इसके बाद है क्लाइमेक्स एंड
एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का उल्टा होता है एंटी क्लाइमेक्स, है ना। क्लाइमेक्स का अर्थ होता है लैडर। लैडर यानी सीढ़ी। सीढ़ी से आप क्या करते हैं, सीढ़ी पकड़ करके आप ऊपर जाते हैं और सीढ़ी से आप नीचे भी आते हैं, दोनों बात है। तो क्लाइमेक्स जो होता है सीढ़ी पकड़ कर क्या ऊपर जाने की बात होती है, और एंटी क्लाइमेक्स क्या होती है, ऊपर आप हैं, ऊपर से आप सीढ़ी पकड़ करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही केम, ही सॉ, ही कनकर्ड, वह आया, वह देखा, वह जीत लिया। तो देख रहे हैं ना, क्रमशः आगे बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। फिर कह रहा है टू गॉसिप इज ए फॉल्ट, किसी के चर्चा करना, किसी के बारे में शिकायत करना क्या है, ये गलत बात है। टू लाइबल अ क्राइम, किसी पर क्या करते हैं, उसका दोषारोपण लगाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, अपराध है। टू स्लैंडर अ सिन, किसी को आप डिफेम करना चाहते हैं, किसी को आप उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं, वो क्या है, वो सीन है, पाप है। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे चल रहा है। गॉसिप से चालू हुआ, लाइबल पर आया, लाइबल से स्लैंडर पर चढ़ गया ना ऊपर। और एंटी क्लाइमेक्स का एक उदाहरण देख लीजिए, द किंग लॉस्ट हिज किंगडम, राजा ने अपना राज्य खो दिया, रानी को खो दिया, अपना कुत्ता भी खो दिया। अब देखिए कहाँ था, किंगडम खो रहा है ऊंचाई पर, रानी को खो दिया और नीचे आया, और अपना कुत्ता खो दिया, सबसे नीचे आ गया। ये एंटी क्लाइमेक्स हो गया। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी वीडियो है, मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत बढ़िया लगेगा। और अगर बढ़िया लगे तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।